वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास फिर से हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में देखेंगे हम आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आर्मेचर शब्द है, इस आर्मेचर शब्द को पहले हमें समझना होगा। आर्मेचर शब्द इसे क्यों दिया गया है, तो आर्मेचर का जो है ये लैटिन शब्द है और ये घूमने वाला भाग होता है। ऐसा पार्ट जो घूमने वाला हो, मतलब कि जो कंटिन्यू सतत रूप से घूमे। तो आर्मेचर जो भाग है ये घूमने वाला भाग होता है, चाहे वो डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो। रोटेटिंग पार्ट के रूप में आर्मेचर का ही नाम लिया जाता है। तो किसी भी डीसी मशीन में आर्मेचर जो है ये रोटेटिंग पार्ट होता है, घूमने वाला भाग होता है। और इसी आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी जाती है उसे ही आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, तो उसे ही हम आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। तो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग क्या है। चलिए आर्मेचर वाइंडिंग को यदि हम समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को। आर्मेचर वाइंडिंग, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग का मेन कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि इसमें ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अर्थात कि ईएमएफ उत्पन्न होता है। डॉक्टर माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार उन्होंने ये नियम दिया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को, अर्थात कि किसी आर्मेचर कंडक्टर को रोटेट कराते हैं, तो यह आर्मेचर कंडक्टर में फ्लक्स के छेदन के कारण आर्मेचर की जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब ये जो नियम है, यही नियम जो है यहाँ पर डीसी जनरेटर में काम आता है। तो डीसी जनरेटर जो है, ये डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी, इसी आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ किसमें इंड्यूस्ड होगा दोस्तों? आर्मेचर वाइंडिंग में। मतलब कि बिजली उत्पन्न करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का होना बहुत जरूरी है। जब तक आर्मेचर वाइंडिंग नहीं होगी तो फ्लक्स कट होगा नहीं, और फ्लक्स कट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अब बात यह आती है कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये अलग अलग तरीके से की जाती है। वो कैसे, चलिए इसको समझेंगे। आर्मेचर जो वाइंडिंग है इसको अलग अलग तरीके से लपेटा जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको धोती को पहनना है, तो धोती पहनने की स्टाइल अलग होगी आपकी, उसको अलग तरीके से लपेटेंगे। और वही यदि हम आपको बोले कि साड़ी पहनना है, तो साड़ी को पहनने का तरीका अलग होगा। वैसे ही यहाँ पर लेप वाइंडिंग और जो वेव वाइंडिंग है, ये दोनों अलग अलग तरीके से लपेटी हुई वाइंडिंग होते हैं। लपेटा जाएगा आर्मेचर के ऊपर ही। ये जो आर्मेचर जो वाइंडिंग होगा, आर्मेचर के स्लॉट के ऊपर ही उसके कोर में लपेटा जाएगा। लेकिन आप इसे अलग अलग तरीके से लपेटेंगे तो अलग अलग तरीके से आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। अब बात करें कि ये लेप वाइंडिंग क्या है, तो लेप आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसको दो तरीके से आप लपेट सकते हैं, दो तरीके से। तो पहली वाइंडिंग होगी लेप वाइंडिंग। जैसे आपको मैं कहूं कि ओवरलेप हो गया। ओवरलेप का मतलब क्या होता है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर चढ़ना, तो ये ओवरलेप हो जाएगा। तो ये जो लेप वाइंडिंग है ये भी इस तरीके से ही वाइंडिंग होती है। लेप वाइंडिंग करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न ये है, यदि आपको डीसी जनरेटर में करंट का मान अधिक चाहिए, अर्थात कि उत्पन्न करंट का मान यदि आपको अधिक चाहिए, तो आपको किसका यूज़ करना होगा? लेप वाइंडिंग का। अर्थात हम ये कहेंगे कि ये जो लेप वाइंडिंग है, जब हमें करंट अधिक चाहिए, ठीक है, तो जब हमें करंट अधिक चाहिए तो हम लेप वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। अब ये जो वाइंडिंग है, ये आर्मेचर के कॉइल, उसके जो कनेक्शन होंगे, ये कनेक्शन जो दूसरे होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये लेप वाइंडिंग हो गया और वेव वाइंडिंग, तो लेप वाइंडिंग आपको इस तरीके से मिलेगा। देखिए ये जो वाइंडिंग है इस टाइप से मिलेगा आपको, ये वाइंडिंग इस टाइप से मिलेगा। तो ये जो वाइंडिंग है ये एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है कि नहीं है, तो ये जो वाइंडिंग होगी ये लेप वाइंडिंग होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये जो है, ये कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, तो ये कंडक्टर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब ओवरलेप हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? लेप वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन और वेव वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
वेव वाइंडिंग का मतलब होता है तरंग वाली वाइंडिंग। तो तरंग कैसी होती है, इस टाइप से चलती है तरंग। तो यहां पर जब वाइंडिंग आप देखेंगे तो ये इस टाइप से वाइंडिंग मिलेगी आपको, वेव वाइंडिंग किस टाइप से मिलेगी आपको, देखो यहां से ये वेव वाइंडिंग इस टाइप से मिलेगी आपको, ये इस टाइप से, ठीक। यहां से स्टार्ट हुआ, फिर करंट इस टाइप से फ्लो होने लगेगी कॉपर कंडक्टर में। तो ये एक प्रकार की वेव शेप हुई, इस टाइप से दिख रही है आपको। तो ये जो वाइंडिंग होती है ये वेव वाइंडिंग होती है। दोनों में अंतर है, लेप वाइंडिंग एक के ऊपर एक कंडक्टर आएगा। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए मिले मतलब कि एक के ऊपर एक ओवरलैप हो, मतलब एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल, एक कंडक्टर के ऊपर दूसरा कंडक्टर ऐसा लपेटता जाए, और लपेटते जाने पर इस टाइप की जो वाइंडिंग पैदा होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, लेप वाइंडिंग कहेंगे। और ये जो लेप वाइंडिंग होती है इसमें भी अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे। तो लेप वाइंडिंग फिर मुख्यतः कितने प्रकार की हो जाएगी, 2 प्रकार की हो जाएगी। अब देखिए लेप वाइंडिंग को भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब एक ही कंडक्टर एक के ऊपर, ड्यूप्लेक्स का मतलब डबल कंडक्टर। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए लेप वाइंडिंग तो हमें समझ में आ गया कि क्यों की जाती है, जब हमें करंट का मान अधिक चाहिए, अर्थात ऐसा कोई जनरेटर है हमारे पास और उसमें हमको करंट ज़्यादा चाहिए, उस जनरेटर से हमें क्या लेना है, अधिक करंट लेना है, हमको करंट की आवश्यकता है और करंट हमें ज़्यादा लेना है, आउटपुट के रूप में हमें क्या निकालना है, ज़्यादा करंट निकालना है। कहने का मतलब यह है कि हमें ज़्यादा मात्रा में करंट चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए और करंट ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर लेप वाइंडिंग करेंगे। और लेप वाइंडिंग में भी अलग अलग साइज की जो मोटरें होती है, अलग अलग साइज के जो जनरेटर होते हैं, उन जनरेटर में आपको यहाँ पर जब लेप वाइंडिंग देखने मिलेगा तो उसमें भी अलग अलग टाइप के लेप वाइंडिंग का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेप वाइंडिंग होगा ये सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग का यूज़ किया गया है। तो सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे हम। चलिए देखते हैं। लेप वाइंडिंग तो हमें समझ में आ गया, दिखता कैसा है ये भी समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। अब ये जो लेप वाइंडिंग है, ये लेप वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो पहला है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब कि सिर्फ एक ही उसमें कॉइल हो। तो यहां पर देखेंगे तो इस वाइंडिंग में ब्रशों के बीच में, देखो ध्यान से देखिए, ब्रशों के बीच में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, बराबर होती है, मतलब कि A इज इक्वल टू P। अब समझेंगे कि ये A इज इक्वल टू P क्या है। तो A इज इक्वल टू P, इसे ध्यान से देखिए। P मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, पोलों की संख्या बेटा, पोलों की संख्या। तो ये जो पोल्स हैं, N पोल और N पोल और S पोल, 2 पोल होते हैं ना, N पोल और S पोल। कोई जनरेटर होता है 2 पोल का, कोई 4 पोल का, कोई 6 पोल का, कोई 8 पोल का। तो यही पोलों की संख्या डिपेंड करेगी उसमें। भाई जितने पोलों की संख्या होगी उतने आर्मेचर कंडक्टर लगेंगे। भाई साइज बड़ा हो जाएगा कि नहीं, 2 पोल में साइज छोटा रहेगा जनरेटर का, 4 पोल लगाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, जनरेटर बड़ा हो जाएगा, और 6 पोल लगा दी तो और बड़ा हो जाएगा, 8 पोल लगा दी तो और बड़ा जनरेटर हो जाएगा। तो बड़ा जनरेटर हो जाएगा तो उसका आर्मेचर भी तो बड़ा हो जाएगा और उसमें कॉइल भी तो फिर ज़्यादा लगेगी। तो यही चीज़ बता रहा मैं आपको। ये जो P है नंबर ऑफ पोल्स है, अर्थात कि पोलों की संख्या। ये जो पोलों की संख्या है, और ये A जो लिखा है ये आर्मेचर कंडक्टर होता है। क्या होता है ये, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर में पाथ जो होता है उसको A से शो करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये जो वाइंडिंग होती है, ब्रश के बीच में जो अंतर मिलेगा आपको समांतर तरीके से, मतलब कि समांतर पैरेलल रूप से ब्रश के बीच में जो पोल की संख्या होती है, अर्थात कि
इस वाइंडिंग में ब्रशों के बीच समांतर पथों की संख्या, जिसे आप ए से शो करते हैं, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है, तो इसे कहेंगे समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की संख्या। तो आपको याद रखना होगा, इसका जो फार्मूला होगा ईएमएफ का फार्मूला, डीसी जनरेटर में ईएमएफ का फार्मूला होगा, तो उस फार्मूले में जहां पर ए लिखा होगा तो उसे क्या बोलेंगे आप, समांतर पथों की संख्या। तो ये जो आर्मेचर कंडक्टर होता है उसमें समांतर पथों की जो संख्या होगी उसको शो किया जाता है ए से, और पी को शो किया जाता है पोलों की संख्या से। तो पोलों की जितनी संख्या होगी वो उस पर डिपेंड करेगी। चलिए आगे देखेंगे हम इसमें। अब यहाँ पर यदि आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है। चलिए, इस वाइंडिंग में ब्रशों के बीच समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। तो जब भी लेप वाइंडिंग का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे आप, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपको पता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी लेप वाइंडिंग लिखा होगा तो लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मतलब जितने समांतर पथों की संख्या होगी उतने ही पोलों की संख्या होगी। तो इसका जो फार्मूला बनता है, यदि ईएमएफ का यदि मैं फार्मूला लिखता हूं आपके सामने, तो फार्मूला ये इस टाइप से होता है, EB इज इक्वल टू P phi ZN अपान 60A। ये दिख रहा है आपको, ये फार्मूला है इसका, P phi ZN अपान 60A। तो ये जो P है नंबर ऑफ पोल, फ्लक्स का ये क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, फ्लक्स, Z कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। N क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी। 60 क्या है, 60 सेकेंड वाला, और ये A क्या हो जाएगा, समांतर पथों की संख्या। अब ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला को आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो जब भी इस फार्मूले को दो तरीके से लिखा जाता है, देखिए दो तरीके से कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा Z फाई, ठीक है, उसके बाद N अपान ऐसा होगा 60, और साइड में ऐसा लिखा होगा P अपान A, ऐसा लिखा होगा। तो ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि P अपान A लिखा है। यदि कहीं पर लेप वाइंडिंग दिया हुआ है तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब मानकर चलिए भाई नंबर ऑफ पोल की संख्या 2 है, तो समांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो कैंसिल कर दिया आपने, तो बचा क्या, 1 ही बचा। तो ये इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब ये जो है सिंप्लेक्स जो वाइंडिंग होती है, इसका भी एक फार्मूला बनता है। मतलब सिंप्लेक्स वाइंडिंग कैसे की जाती है और इसका मान कैसे निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर पिच का जिक्र किया जाएगा यहाँ पर कि कम्यूटेटर पिच होता क्या है। तो थोड़ा सा उसको भी समझेंगे हम, कम्यूटेटर पिच क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था जो सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है, सिंप्लेक्स वाइंडिंग में A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मतलब कि समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है इसमें कम्यूटेटर पिच, तो कम्यूटेटर पिच को शो किया जाता है YC से, ठीक है। किससे शो करते हैं, YC से। तो इसका जो मान होता है वो 1 रखा जाता है, YC बराबर 1। अब ऐसा क्यों रखते हैं 1, अब मानकर चलिए, देखो यदि इस फार्मूले के तहत EB इज इक्वल टू phi ZN अपान 60, और यहां पर क्या हो जाएगा, P अपान A। क्लियर है। अब यहां पर हम देखेंगे तो ये समझ में आपको आना चाहिए कि ये जो P अपान A लिखा हुआ है, यदि P का मान 2 है तो A का मान भी क्या हो जाएगा, भाई 2 ही हो जाएगा। अब ये दोनों को काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये YC क्या लिखा हुआ है, 1,
समझ में आ रहा है सभी को? तो यही चीज पूछा गया है कि कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है? 1 रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है और कहाँ से आता है? तो ये जो EB का जो फार्मूला है, बैक EMF का जो फार्मूला है, इस फार्मूले से मान 1 आता है, इसलिए 1 रखा जाता है। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ रहा है सभी को? कहाँ से क्या आया? ठीक है। अब देखेंगे मल्टीप्लेक्स स्लेप वाइंडिंग। भाई सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि सिर्फ एक कंडक्टर उसमें होगा, मतलब कि एक ही लेयर हो। कहने का मतलब ये है कि और अच्छे से थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। चलिए देखो, ये एक लेयर हो गई, इसके ऊपर एक लेयर हो गई ना, सिंप्लेक्स हो जाएगा। और 2-3 एक के ऊपर एक हो जाए तो मल्टीप्लेक्स हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लेक्स थिएटर होता है, तो मल्टीप्लेक्स थिएटर में क्या होता है, ऐसे 4 थिएटर मिलेंगे उस मॉल में। एक थिएटर में कोई नई मूवी चल रही है, एक में कोई पुरानी चल रही है, एक में कोई और मूवी चल रही है, हो सकता है कि नहीं? तो इसी को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लेक्स। तो यहाँ पर भी वही चीज़, वही शब्दों का यूज़ किया गया है। बस आपको शब्द समझ में आना चाहिए कि ये लिखा क्यों गया है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब ये देखेंगे सेकेंड, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग तो हमें समझ में आ गया है कि करंट का मान जब हमें अधिक प्राप्त करना हो तो लैप वाइंडिंग करते हैं। अब ये जो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, इस वाइंडिंग के जो प्रकार है, इस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल की संख्या और स्लॉट की संख्या 2, 3 या 4 गुनी होती है। 4 गुना मतलब जिसमें गुना करेंगे या तो 2 का गुना करेंगे, या 3 का गुनाएंगे, या 4 का गुना करेंगे। तो ये गुना में होगा, मतलब यदि मान यहाँ पर 1 दिया है तो 1 गुणित 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर मानकर चलो 2 दिया है, पहले से कोई मान है 2, तो उसमें गुणा कितना हो जाएगा? 3 का, तो 6 हो जाएगा। कोई मानकर चलो 3 दिया हुआ है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब ये गुना के रूप में उसको हमें लिखना होगा। अब ये कब समझ में आता है मालूम है आपको? जब आप किसी डीसी जनरेटर की वाइंडिंग करेंगे, तो वाइंडिंग करने के पहले उसका डाटा लिया जाता है। जैसे पुरानी वाइंडिंग है, पुराना कोई डीसी जनरेटर है, तो पुराने डीसी जनरेटर को उसकी वाइंडिंग जल गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो पुरानी वाइंडिंग में उसका जो डाटा है उसको लिखेंगे आप पहले, कि भैया इसमें खांचों की संख्या कितनी है, कितने टर्न है इसमें, एक स्लॉट में कितने फेरों की संख्या है, किस गेज का तार यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये सारी चीज़ का पूरा डाटा आप लिखेंगे, उसके बाद ही वाइंडिंग करेंगे आप। और नहीं तो मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको। घर पे जो टुल्लू पंप होता है या खेतों में पानी पिलाने वाला पंप होता है, मोटर पंप, जब ये मोटर देखो, जब नई खरीद के लाते हैं तो इसका टॉर्क बढ़िया रहता है और ज़्यादा दूर तक पानी पहुँचाता है कि नहीं? मतलब गहराई से ऊपर तक पानी पहुँचाने की इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है। जैसे बोरवेल की भी इसकी स्टेज बहुत अच्छी होती है, 3 मंजिला 4 मंजिला नीचे से ऊपर तक पहुंचा देगी। लेकिन जैसे ही इसकी वाइंडिंग शॉर्ट हुई और फिर से हम वाइंडिंग कराने जाते हैं, तो इसके जो फोर्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो वाइंडिंग की हुई रहती है मशीन से रहती है, मशीन से फेरे लपेटते हैं। तो जितने टर्न हैं उतने टर्न में कंपनी बना के देगी। लेकिन जब आदमी बनाता है, कोई भी टेक्नीशियन जब बनाएगा, वाइंडिंग करता है, तो एक रीज़न ये होता है कि यदि 440 फेरे हैं तो वो 440 फेरे कभी नहीं करता, वो डाटा को कम कर देता है। इसलिए कम करता है क्योंकि उसका कॉपर बच जाएगा। क्या बचेगा उसका? भाई कॉपर ही तो महंगा है, उसके तार बच जाएगा ना। मानकर चलिए उसके आर्मेचर वाइंडिंग में यदि 440 फेरे रहे हो तो वो कितना कर देगा? 40 फेरे गायब, 400 फेरे कर देगा। अब भैया 400 फेरे कर देगा तो पहले जितना वोल्टेज बनता था उतना वोल्टेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कारण यही है, मेन रीज़न यही है। इसीलिए वो यदि आप अपने हाथ से सेल्फ वाइंडिंग करते हैं तो यकीनन मानिए आपकी जो मोटर पहले जितने स्टेज में बढ़िया अच्छे पानी फेंकती थी वो अभी भी फेंकेगी। लेकिन उसके डाटा में आपने मिसिंग कर दिया तो फिर दिक्कत है।
तो ये चीज़ को समझना पड़ता है। चलिए, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग इस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल की जो संख्या होती है वो स्लॉट की संख्या से 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी होती है। 1 गुनी नहीं लिखा हुआ भैया, 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी होती है। तो इस प्रकार उसका डाटा कैसे मिलेगा आप देख लीजिए। ये कोई आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर एक कॉइल लपेटी हुई है, यहाँ पर भी कॉइल लपेटी हुई है, यहाँ पर भी कॉइल लपेटी हुई है, यहाँ पर भी कॉइल लपेटी हुई है और यहाँ पर भी कॉइल लपेटी है। ये हुआ अभी सिंप्लेक्स। क्या हुआ? ये सिंप्लेक्स। अब यदि मैं इसी लाइन को यहाँ पर ऐसे बढ़ा दूँ, ये लाइन को मैंने यहाँ और बढ़ा दिया, देखो ये बढ़ गया। अब यहाँ पर फिर एक कॉइल ऐसी लपेट दिया मैंने उसी के ऊपर, फिर दूसरी कॉइल को लपेट दिया, फिर यहाँ से इसको भी इसके ऊपर लपेट दिया, सबके ऊपर लपेट दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगी? डुप्लेक्स। क्या होगी? डुप्लेक्स। मतलब ये सिंप्लेक्स था तो डबल की तो क्या हो गया? डुप्लेक्स। अब यहाँ पर मैं फिर इसे आगे बढ़ा दूं, ये हमने बढ़ा दिया इसको। अब यहाँ पर फिर कॉइल को लपेट दिए भैया इसके ऊपर, फिर ये कॉइल लपेट दी गया। अब ये हो गया मल्टीप्लेक्स। वैसे इसको बोलेंगे ट्रिप्लेक्स, मतलब एक से अधिक, 2 से अधिक को मल्टीप्लेक्स ही कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक। तो पहली कॉइल थी, पहली वाइंडिंग थी तो सिंप्लेक्स था, दूसरी लगा दिए ड्यूप्लेक्स हो गया। और सीधे अब देखो इसमें वही चीज़ को बता गया। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? ड्यूप्लेक्स लिखा हुआ है। ड्यूप्लेक्स मतलब दूसरी कॉइल और आपने उसके ऊपर लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ड्यूप्लेक्स। तो ये डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है? कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है? 2 रखा जाता है। 2 क्यों रखा जाता है? क्योंकि 2 कॉइल है भैया डुप्लेक्स में, इसलिए कम्यूटेटर पिच का मान क्या रखेंगे हम? 2 रखेंगे। अब यहाँ पर आगे यदि हम बढ़ते हैं, ट्रिप्लेक्स में क्या होता है? कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा है? 3 रखा हुआ है। तो 3 हो गए ना, 1 2 3, ट्रिप्लेक्स हो गया ये। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे क्वाड्रप्लेक्स, तो इसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है? 4। तो इसको ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और ऐसे आप चौथा और एक लेयर वाइंडिंग की चढ़ाते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रप्लेक्स। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रप्लेक्स। का मतलब ये होता है जैसे आपके पास जो सेल फोन होगा, सेल फोन में भी कोर होते हैं अलग अलग भाई, ड्यूल कोर, क्वाड कोर मतलब 4 कोर वाला, ड्यूल कोर मतलब 2 कोर वाला। तो प्रोसेसर को भी 2 भाग से डिवाइड कर देते हैं। 2 कोर हो गए। ड्यूल कोर मतलब कि आधा काम एक एट अ टाइम में आप 2 काम कर सकते हो हार्ड वाले। तो ये जो है आपका प्रोसेसर रन करेगा, मतलब कि एरर नहीं आएगा, या ये बोल सकते हो लैग नहीं करेगा। वैसे ही इसमें भी होता है ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स। ये जो वाइंडिंग है इसमें कम्यूटेटर पिच का जो मान होता है वो मान चेंज करना होगा। अब कम्यूटेटर पिच का मान चेंज करना होगा तो पहले में ड्यूप्लेक्स में कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, ट्रिप्लेक्स में 3 रखेंगे और क्वाड्रप्लेक्स में 4 रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग में, मतलब एक से अधिक। सिंप्लेक्स में तो एक ही रहेगा और उसके ऊपर आपको अलग से वाइंडिंग करना है तो फिर आप डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो लैप वाइंडिंग है इस लैप वाइंडिंग को समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लैप वाइंडिंग कैसे की जाती है, उसका डायग्राम कैसा होता है। यही जो मैंने आपको बताया था ना लैप वाइंडिंग, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये आने वाले समय में हमको सेकेंड ईयर के सिलेबस में दिया हुआ है, सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से हम। चलिए, इसकी कंडीशंस क्या होती है, ये कंडीशन जानना बहुत जरूरी है भैया। यदि आप कंडीशन नहीं जानेंगे इसकी तो फिर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की एक क्राइटेरिया रहता है, हर चीज़ का। भाई मैं आपको बोलूँ कि आपके जो मोबाइल की बैटरी है उसको चार्ज करने की लिमिट है कि नहीं? फुल चार्ज हो जाती है तो उसके बाद निकाल देते हो ना, लगा के तो नहीं रखते। वैसे ही ये जो वाइंडिंग है इनकी भी एक लिमिटेशन होती है
कि कब क्या करना है, कितना उसको उस वाइंडिंग को करना है, वाइंडिंग को लेप वाइंडिंग को करने की शर्तें। तो लेप वाइंडिंग को जब करेंगे आप किसी भी डीसी जनरेटर में, आर्मेचर में लेप वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर में होती है ना, तो आर्मेचर जो वाइंडिंग की जाती है उसमें ही लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होती है। तो यदि अब आपको एग्जाम में ये पूछे कि लेप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग किस में की जाती है, क्या बताओगे आप? लेप वाइंडिंग कहाँ की जाती है? आर्मेचर में की जाती है। मतलब आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसको लेप और वेव कर सकते हैं आप। तो आपको ये बताना है कि लेप वाइंडिंग आर्मेचर में की जाती है, लेप वाइंडिंग आर्मेचर में की जाती है। तो आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक तो लेप वाइंडिंग और दूसरी वेव वाइंडिंग। तो ये आपको इस तरीके से पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर नियम दिया हुआ है, कुछ इसकी लिमिटेशंस है, कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन होगी। तो आप कैसे करेंगे? तो डीसी जनरेटर की जो लेप वाइंडिंग है उसके अलग अलग शर्त होती है। पहला है बैक पिच, मतलब पीछे वाले भाग का पिच। दूसरा होता है फ्रंट पिच, मतलब सामने वाले भाग का पिच। और उस दोनों का एवरेज निकालेंगे हम। भाई आपको मालूम है क्रिकेट की पिच होती है, ये आपके क्रिकेट की पिच है 18 गज की, 22 गज की होती है ना। अब ये क्रिकेट की पिच हो गई 22 गज की, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है 22 गज होता है, ठीक है। जब 22 गज की ये जो दूरी है, ये दूरी को आपको एक तो बैक पिच, मतलब कि इधर मानकर चलो ये स्टार्टिंग वाला है, बैटिंग वाला, ये इधर बॉलिंग वाला, बराबर। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो ये बॉलिंग वाला होता है, इसको बैक पिच बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये मानकर चलिए पीछे वाला भाग है, और सामने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? जहां पर बैट्समैन खड़ा रहता है। तो इन दोनों के बीच की हमको क्या निकालना पड़ेगा? दूरी। मतलब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है ये निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद जो औसत मान निकालेंगे उसको कैलकुलेशन कर देंगे। तो बैक पिच को हम शो करते हैं YB से। किससे करते हैं? YB से। ऐसा B जो है वो बेस में होता है, तो बैक पिच को YB से शो करेंगे, और जो फ्रंट पिच होगा ये हो जाएगा आपका YF से। फ्रंट पिच कैसे शो करेंगे हम? YF से। अब यहाँ पर जो देखो फार्मूला क्या है, YB इज इक्वल टू Z अपान P। तो Z अपान P हो जाएगा। तो P क्या हो गया? पोलो की संख्या, और Z क्या होता है? कंडक्टर की संख्या। मतलब कि कंडक्टर जो है चालक, उसको Z से शो किया जाता है। तो यही चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब ये जो है कंडक्टर, आपको जब आप डीसी जनरेटर में उसके टर्मिनल बॉक्स के ऊपर देखेंगे तो आपको इस टाइप से लिखा रहेगा Z1 Z2, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं? तो A1 A2 ऐसा लिखा रहता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं किसी कंडक्टर का ही है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। Z1 Z2 तो ये शंट के लिए होता है, आर्मेचर के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है Z जो होगा यहाँ पर इस फार्मूले में चालक की संख्या होगी, और P किसको शो करेगा? यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स को शो करेगा। तो इस तरीके से अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? देखो अब फार्मूला निकालने का तरीका कैसा है। यहाँ पर फ्रंट पिच में क्या क्या आ गया? फ्रंट पिच में क्या क्या आ जाएगा? YF इज इक्वल टू YB प्लस माइनस 2। मतलब इस टाइप से दिया है, YF इज इक्वल टू YB प्लस माइनस 2। देखो हम निकाल तो रहे थे फ्रंट पिच, किसको निकाल रहे हैं हम? फ्रंट पिच। लेकिन बैक पिच का जिक्र आराम से हो गया उसमें। मतलब जब भी आप फ्रंट पिच निकालेंगे तो बैक पिच का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि दोनों की दूरी तब तक पता नहीं रहेगी। तो कितना कंडक्टर लगेगा, कितनी वाइंडिंग करना है, ये हमको पता ही नहीं चलेगा। भाई दूरी तो पता रहना चाहिए। भाई 15 सेंटीमीटर अपने को चालक को लपेटना है, या 10 सेंटीमीटर लपेटना है, या 5 सेंटीमीटर लपेटना है। मतलब चालक कितना लगेगा, उसमें जो आर्मेचर का जो कंडक्टर है, आर्मेचर वाइंडिंग कितनी लगेगी, उस हिसाब से उतना किलो खरीद के लाएंगे ना। तो सबसे पहले डाटा को नोट किया जाता है। पुरानी जो वाइंडिंग जल जाती है उसका डाटा नोट किया जाता है, तो उसमें समझ में आ जाता है कि इसमें लगभग कितने किलो इसमें कॉपर कंडक्टर लगेगा, और तब वाइंडिंग करते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, या यदि आपको नया कोई डीसी जनरेटर बनाना है, तो फिर आपको
टेक्निकल रूप से मतलब कि एक इंजीनियरिंग रूप से आपको इन फार्मूलों का पता रहना चाहिए। तो इन फार्मूले के माध्यम से हम कितना कंडक्टर लग सकता है उसमें ये निकाल लेंगे हम। तो ये इन फार्मूले से पता चल जाता है। बैक पिच का जो फार्मूला दिया हुआ है, बैक पिच का क्या दिया हुआ है, YB = Z/P। तो Z चालक की संख्या हो गया और P क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे। फ्रंट पिच का जो फार्मूला है YF = YB ±2। तो ये आपको +-2 यहाँ पर लेना पड़ेगा। +-2 कब लेते हैं, ड्यूप्लेक्स में लेते हैं भाई। 2 कब लेते हैं, डुप्लेक्स में लेते हैं ना। 3 लेंगे, ट्रिप्लेक्स में लेंगे, क्वाड्रप्लेक्स में 4 लेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा। अब इन दोनों का औसत आपको निकालना है, एवरेज मतलब टोटल एवरेज पिच यदि आपको निकालना है। कहने का मतलब ये है कि ये क्रिकेट की ये एक पिच हो गई, ऐसे बहुत सारी पिच है, बहुत सारी पिच बनी हुई है। अब पूरे पिचों का हमको औसत निकालना है, तब हम कितना निकालेंगे, एक पिच का वैसे ही पूरे पिचों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जितना उसका भाग दे देंगे। औसत ऐसे निकालते हैं कि नहीं, औसतों का योग समझ में होता है ना आपको, और उन दोनों के बीच का अंतर, यही फार्मूला है उसका। यही फार्मूले का यूज करके जब औसत एवरेज पिच निकालेंगे तो एवरेज पिच को YA से शो किया जाता है, ऐसा YA से। तो ये जो A है, A का मतलब होता है एवरेज। ये इंग्लिश मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, इसीलिए क्योंकि टेक्निकल जो फील्ड है वो शॉर्ट जो उसके शॉर्टकट होते हैं उस फॉर्म को पहले लिखा जाता है। जैसे Y और A, तो ये पहले A को पढ़ेंगे एवरेज पिच। यदि किसी मोटर में उसका डाटा लिखा हुआ है, किसी जनरेटर का डाटा लिखा हुआ है और वहाँ YA लिखा हुआ है और YA का मान यहाँ लिख दिया है YB + YF + 2 और मानकर चलो इसका कोई मान 40 लिखा हुआ है, जैसे YA = 40 लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि भैया ये एवरेज पिच की बात कर रहा है। तो ये किसको पता रहेगा भाई, जो थ्योरी पढ़ेगा उसको पता रहेगा। बाकी ऐसे थोड़ी ना नॉर्मल लोगों को यदि पूछोगे, अरे मानकर चलिए 10th 12th पास कर लिया कोई स्टूडेंट, उसको बोलेगा भाई ये YA क्या है, तो बोलेगा भैया मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि उसके बारे में उसको मालूम ही नहीं, तो कहाँ से बताएगा, क्योंकि उसका अध्ययन ही नहीं किया है उसने। तो ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें ITI का टेक्नीशियन, ITI किया हुआ स्टूडेंट या पॉलिटेक्निक किया हुआ स्टूडेंट या BTech किया हुआ स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल से जो मशीनों के बारे में पढ़ाई वही बता सकता है, बाकी दूसरे नहीं बता सकते ये। इसीलिए ये जो लेवल होता है ना, इन थोड़ा सा इन चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि इन चीज़ों को आपने पकड़ लिए तो जो सुपरवाइज़र होता है, जो आपके ऊपर आपका सुपरविज़न का काम करता है, पॉलिटेक्निक किए हुए जो रहते हैं उनको सुपरवाइज़र बनाता है, और ITI किए हुए क्या रहते हैं, टेक्नीशियन।